इंदौर के राजा रघुवंशी हत्या मामले में मेघालय पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है, क्योंकि पुलिस जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को सजा दिलवाना चाहती है। एसआईटी आज उसी जगह पहुंची जहां राजा का मर्डर हुआ था। आरोपियों से फिर सवाल जवाब हुए। हत्या की साजिश का पूरा सच उजागर करने के लिए क्राइम सीन तक को रिक्रिएट किया गया। और ये वही जगह है जहां राजा रघुवंशी की साजिश के तहत बेरहमी से हत्या की गई। सोनम और उसके साथियों ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया, ये समझने के लिए मेघालय की एसआईटी टीम ने अब फिर से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। क्राइम सीन पर पुलिस ने एक मिनट की प्लानिंग दोहराई। इस दौरान ये जानने की कोशिश हुई वारदात के समय क्या हालात थे। एसआईटी ने जानने की कोशिश की कि राजा रघुवंशी को यहाँ तक कैसे लाए थे, राजा पर सबसे पहला वार कैसे किया, हत्या के बाद राजा के शव को कैसे और कहाँ फेंका, हत्या में इस्तेमाल हथियार कैसे छिपाया, हत्या के बाद मौके से कैसे भागे। After that, we had gone to the viewpoint. We had ascertained where Raja was standing. We had taken to replay the whole thing. We had taken one of our personnel from the fire and emergency services as Raja. So 3 blows took place. The first blow was by Vishal. It is Vicky. Second blow was by Anand, and the last blow was by Prakash. पुलिस की जांच जारी है, लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार वाले हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। तो आज जांच करेंगे, फिर कल उनको जेल भेजेंगे, फिर उनको धीरे से पेरोल पे छोड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं इतना सब करने के बढ़िया तो उनको एक एनकाउंटर करो, खत्म करो चीजें। राजा रघुवंशी हत्या मामले में अब सिर्फ एक ही हत्या नहीं बल्कि रहस्य, अंधविश्वास और विश्वासघात की परतें खुलती जा रही हैं। शादी, हनीमून, मर्डर और बेवफाई, सोनम और राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी अब इसी के आसपास घूमती नजर आ रही है। लेकिन अब इसमें तंत्र मंत्र का भी एंगल दिख रहा है। पहले राजा सोनम की कुंडली में मंगल दोष वाली बात कही गई। अब आशंका जताई जा रही है कि तंत्र मंत्र के चलते सोनम ने ये प्लान किया और फिर राजा की हत्या करवाई। क्योंकि जिस तरह से प्लान के तहत राजा रघुवंशी की चेरापूंजी में जाकर हत्या की, वो सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी अपने पति की हत्या कर दे। पुलिस को भी ये बात हजम नहीं हो रही है और यही वजह है कि मेघालय पुलिस लव ट्रायंगल के अलावा अब हत्या के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। I find it very difficult to believe that a person would generate so much of animosity that within a couple of days of marriage, literally, you plot to kill the person. The love angle, yes, we have been the main motive, the love triangle rather. But at the moment, we cannot. I mean, personally, I wouldn't say that that could be the only motive. यानी साफ है कि लव ट्रायंगल के अलावा हत्या के और भी कारण हो सकते हैं, यानी तंत्र मंत्र। उधर राजा रघुवंशी का परिवार सोनम के माता पिता को भी शक की नजरों से देख रहा है और सोनम के माता पिता से भी पूछताछ की मांग कर रहा है। सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीजें पूछताछ होगी उनसे कभी तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है, वो सारी चीजें उजागर हो जाएगी अंदर। यानी राजा रघुवंशी के परिवार वालों को शक है कि वो भी इस हत्याकांड में शामिल है। अगर ऐसा है तो जाहिर है हत्या सिर्फ लव ट्रायंगल के चलते नहीं की गई। सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान शादी से पहले ही तैयार कर लिया था। हनीमून ट्रिप के बहाने उसने अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। 7 फेरे लिए, 7 वचन दिए और फिर 4 दिन बाद ही राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया। अपनी वाइफ को और सोनम और राजा के बीच हुए 7 वचनों का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोनम और राजा ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है और दोनों एक दूसरे से वचन भी किए हैं। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा। राजा खुश था और सोनम की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वचन देता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि इन वचनों को निभाने के लिए वो खुद नहीं रह पाएगा। शादी के बाद अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। वचन तो सोनम रघुवंशी ने भी राजा को दिए थे, लेकिन उसे पता था उन वचनों को निभाने के लिए वो राजा को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए कहीं भी पार्टी करे, सांप बना। राजा भाई तुम तो गए। इस वीडियो में दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। राजा अपनी आगे की जिंदगी के लिए खुश है, लेकिन सोनम की इस खुशी के पीछे छिपी थी उसकी खूनी साजिश।
जो राजा देख नहीं पाया। लालू यादव के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप से दूर रहकर लालू ने अपना जन्मदिन तो मनाया, लेकिन तलवार से केक काटकर और बाबा साहेब के अपमान के आरोप में विरोधियों के निशाने पर आ गए। और अब पटना में लगे पोस्टर्स लालू यादव को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जिन दलितों के नाम पर लालू की राजनीति की गाड़ी अभी तक चलती आ रही है, उन्हीं लालू यादव से जाने अनजाने में बाबा साहेब का ऐसा अपमान हो गया कि नौबत उनके माफी मांगने तक आ गई है। और बिहार की राजनीति उनके पैरों पर। आज सुबह सुबह जब पटना के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले ही थे कि सड़कों पर चारों तरफ लगे पोस्टर ने उनके कदम रोक दिए। बीजेपी की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में उसी फोटो का इस्तेमाल किया गया है जो लालू के जन्मदिन वाले दिन से वायरल है, जिसमें तोहफे में दी गई बाबा साहेब की तस्वीर लालू के पैरों के पास रख दी गई। अब यही लालू के लिए जी का जंजाल बन गया है। वीडियो पहले से वायरल है। बीजेपी ने पोस्टर छपवा दिया है जिसमें उनसे 7 दिनों के भीतर माफी मांगने की मांग कर डाली गई है। बिहार में चुनाव से पहले लालू के इस वीडियो ने विरोधियों को लालू को दलित विरोधी साबित करने का बड़ा मौका दे दिया है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पोस्टर और इस प्रकरण के जरिए एनडीए लालू के वोट बैंक में सेंध लगा पाता है या लालू इस पोस्टर को फाड़कर फिर से हीरो बनकर निकलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते कुछ महीनों में लव जिहाद के कई सनसनीखेज मामले सामने आने के बाद राज्य साइबर पुलिस अब हरकत में है। खासतौर पर छात्राओं और युवतियों के लिए पुलिस ने एक विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। एक एडवाइजरी में लड़कियों और महिलाओं को सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती ना करने, अतरंग फोटो या वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने से साफ मना कर दिया गया है। युवतियों को लग्जरी लाइफस्टाइल के लालच में ना आने, ऑनलाइन दोस्त से अकेले ना मिलने और घटना होते ही पुलिस या थाने 1930 नंबर पर शिकायत करने की सलाह दी गई है। भोपाल साइबर पुलिस के मुताबिक जालसाज स्कूल और कॉलेज, कोचिंग या सोशल मीडिया के जरिए युवतियों को और महिलाओं को निशाना बनाते हैं। ये लोग महंगी लाइफस्टाइल, लग्जरी गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दिखावा करते हैं। कई बार उनके गिरोह में सहयोगी महिलाएं भी शामिल होती हैं। कई घटनाओं में युवतियों को पहले झूठे प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर उन्हें होटल, रेस्टोरेंट या पब में बुलाकर नशे की हालत में उनका यौन शोषण करके अश्लील तस्वीरें या वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। लेकिन अब पुलिस छात्राओं और उनके निशाने पर युवतियों को जागरूक कर रही है। उन्नाव पुलिस ने उत्तर प्रदेश का पहला एआई बेस्ड द्रोणाचार्य ट्रेनर लॉन्च किया है। ये ऐप सिपाहियों, बीट कांस्टेबल और नए भर्ती में आए सिपाहियों को प्रशिक्षण देगा। इस अत्याधुनिक एआई ट्रेनर को उन्नाव पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल विदित ने डिजाइन और डेवलप किया है। इसे द्रोणाचार्य नाम दिया गया है, जो न केवल प्रशिक्षण को डिजिटल और ज्यादा प्रभावी बनाएगा, बल्कि तकनीक के सहारे हर स्तर के पुलिसकर्मियों को अपडेट रखने का भी काम करेगा। इस खास पहल की शुरुआत उन्नाव के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने की। उन्होंने द्रोणा को लॉन्च करते हुए बताया कि ये एआई बेस्ड ट्रेनिंग वीडियो खास तौर पर बीट पुलिसिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए तैयार किया गया है। जल्द ही साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और ड्रग्स रोकथाम जैसे तमाम अहम विषयों पर भी एआई वीडियो तैयार कर प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। देखिए, एआई बेस्ड जो वीडियो विद ग्राफिक्स तैयार की गई है ताकि जो उनका रोल और ड्यूटीज है उसको बेहतर वो समझ पाए। और जैसा कि मैंने बताया, साइबर क्राइम अपराधों में उनमें भी हम ट्रेनिंग वीडियोस तैयार करेंगे। एआई आधारित बीट पुलिसिंग की यह तकनीक फिलहाल केवल उन्नाव जिले में लागू की गई है। सफलता के बाद इसे यूपी के अन्य जिलों में भी पहुंचाने की योजना है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज चोटिल होते होते बच गए। एक कार्यक्रम में वो साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो लड़खड़ाकर गिर गए। हालांकि उन्हें इसमें चोट नहीं आई, क्योंकि साइकिल का बैलेंस बिगड़ने से पहले उन्होंने जमीन पर कदम टिका लिए थे, लेकिन नीचे उतरने के दौरान वो लड़खड़ा पड़े और सीढ़ियों पर जा गिरे। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें डीके शिव कुमार भी शामिल होने पहुंचे थे। लगे हाथ उन्होंने साइकिल पर हाथ आजमाने की कोशिश की। साइकिल तो वो ठीक ठाक चला रहे थे, बिल्कुल अपनी सरकार की तरह, लेकिन जमीन पर पैर ठीक से नहीं टिका पाए। शायद दिमाग में कुछ चल रहा हो। देश में जातिगत जनगणना वाला अध्याय अब खुल चुका है और इसी अध्याय के साथ सियासत भी जाति के इर्द गिर्द हो रही है। लेकिन तमाम सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों को साफ संदेश दे चुके हैं और जातिवाद के नाम पर बांटने वालों को एक्सपोज करने की भी ठान चुके हैं। उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी या नेता का नाम लिए बगैर विरोधियों पर बेहत्ती का हमला बोला। और योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि जनगणना तो ठीक है, लेकिन परिवारवादियों की जाति वाली राजनीति सफल नहीं होगी। परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं, जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नग्न तांडव करते हैं, जातिवाद के नाम पे
समाज को बांटते हैं, पर्व और त्योहारों के सामने उत्साह और उमंग को फीका करने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। सीएम योगी का ये बयान उस वक्त में आया है जब देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की तरफ से उसी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका जवाब भी बीजेपी ने अपने अंदाज में दिया। भारत सरकार का नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें जाति जनगणना का जिक्र नहीं है, और हम जो कि पुख्ता करना चाह रहे हैं उसमें आपको आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी लगी है एक और झूठ फैलाने में। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एनडीए सरकार अब कास्ट सेंसस नहीं करवा रही, उस पर यू टर्न कर रही है। क्या ये सच है? इसका भी फैक्ट चेक हो चुका है, और एक नहीं अनेकों बार। दरअसल बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जाति जनगणना का दाव चलकर विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है, और जनगणना से ठीक पहले सीएम योगी ने भी जातिवाद वाला संदेश देकर विरोधियों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। योगी सरकार का महिला सुरक्षा का वादा देश के लिए अब रोल मॉडल बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो योगी के छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाले फॉर्मूले पर पूरी तरह फिट बैठती है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। और योगी के इसी मैसेज का असर है कि महिला सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। इसकी तस्दीक भारत सरकार के इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं। अपराध सुलझाने में यूपी सबसे आगे है। 98.60% मामलों में एक्शन हुए। यौन उत्पीड़न के मामलों में 100% एक्शन। यूपी में महिला अपराध के 1,22,130 FIR दर्ज हुए हैं। यूपी अब ऐसा राज्य बन चुका है जहां अपराधी क्राइम करने की सोच से भी कांपने लगते हैं, खास तौर पर महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर, जिस पर योगी सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। मुझे लगता है कि अभी तो 98.2 है, आगे आने वाले समय में 100% महिलाएं यूपी में सुरक्षित रहेंगी। महिला हेल्पलाइन दी गई है, वो भी बहुत हेल्पफुल है। उसका यूज़ हम लोगों ने भी खुद भी किया है, करवाया है बच्चियों से भी, अपने स्टूडेंट से, और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। यानी महिला अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले योगी आदित्यनाथ अब तमाम राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बन चुके हैं। हिंदूवादी संगठनों की ओर से अक्सर लोभ या लालच में दूसरे धर्म में चले गए लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई जाती रहती है। अब सिख धर्म में घर वापसी से जुड़ी एक खबर यूपी के पीलीभीत से सामने आई है। जहां सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना चुके करीब 61 परिवारों ने वापस से सिख धर्म में अपनी आस्था प्रकट की, यानी घर वापसी की है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में इन परिवारों के लिए ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल एवं भारतीय सिख संगठन की ओर से राघवपुरी गुरुद्वारे में ये विशेष आयोजन किया गया था, जहां इन परिवारों की वापसी कराने के बाद स्पष्ट किया गया कि जो सिख धर्म छोड़ चुके उन्हें गुरुद्वारे और श्मशान में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही धर्म बदलने के बाद भी सिन्हा या कौर नाम का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी। हमें ये था कि 20 परिवार शुरू में थे, 20 या 30 परिवार वापस आएंगे। शपथ पत्र को जिसने दिया, नाम तीसरे दिखाया था, लेकिन मौके पे जो है 61 परिवार जो है वो हाजिरी लगवा रहे हैं यहाँ आके वापसी की, कि हम अपने घर वापस आए हैं। तो गुरु घर में जाकर अरदास करके मत्था टेका है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि गुरु जो है उनको अगर पास लिया है अब दोबारा वो छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। किसी लोभ या लालच में आकर ईसाई धर्म अपना चुके ये परिवार कभी ईसाई रीति रिवाजों के मुताबिक कैंडल जलाकर प्रार्थना करते थे, लेकिन आज एक बार फिर से गुरु कीर्तन कर रहे हैं और जो बोले सो निहाल का नारा लगा रहे हैं। देश के प्रसिद्ध मंदिरों में अभी से सावन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी बीच खबर आ रही है कि श्रावण मास को देखते हुए प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में एक नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। नए ड्रेस कोड के मुताबिक अब कोई भी पुरुष जो सावन में रुद्राभिषेक के लिए आएगा उसे धोती पहनना अनिवार्य होगा और महिलाओं को साड़ी या सूट पहनकर ही पूजा अर्चना करनी होगी। जो भी व्यक्ति रुद्राभिषेक करेगा उसको धोती पहनना अनिवार्य होगा, महिलाओं को साड़ी पहनना और सूट पहनना अनिवार्य होगा। श्रावण मास का पहला दिन 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान जीन्स, पैंट, स्कर्ट जैसे आधुनिक वस्त्रों में आने पर पूजन अभिषेक की अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रशासन की ओर से पहले से ही कटे पिटे और बेढंगे कपड़े पहनकर आने पर रोक है। जो कटे पिटे कपड़े आते हैं
और जो भद्दे कपड़े पहनकर आते हैं उस पर रोक लगा रखी है। जो फुल पैंट होता है, शर्ट होती है, उसको पहन के आना चाहिए, हाफ पैंट पहन के नहीं आना चाहिए। अगर कोई भक्त धोती पहनकर मंदिर नहीं पहुंचता है तो उसे वापस नहीं लौटना पड़ेगा। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को निःशुल्क धोती दी जाएगी, जिसे पूजन के बाद वापस लौटाना होगा। सभी पुजारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन कराएं। अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। जिस इमारत में प्लेन क्रैश हुआ वहां से लोग बालकनी से कूदते नजर आए। ये वीडियो उसी डॉक्टर्स के हॉस्टल का है जहां विमान क्रैश होने के बाद गिरा था। और विमान के गिरते ही मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग बालकनी से कूदते नजर आए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बिल्डिंग से कूदने के लिए छात्र एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कपड़े के सहारे वो बिल्डिंग से कूद रहे हैं। बस हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जान जोखिम में डालते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हादसे के वक्त कुछ लोग पेड़ पर चढ़े हुए हैं, वहां से विमान को जलते हुए देख रहे हैं। हॉस्टल के पास ही एयर इंडिया का विमान क्रैश होने के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिख रहा है। प्लेन जैसे ही हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया, मौके पर चीख पुकार मच जाती है। जब प्लेन क्रैश हुआ उस दौरान डॉक्टर्स के हॉस्टल में कई ट्रेनी डॉक्टर मौजूद थे। आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गई थी। इस हादसे में 240 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली के जगतपुर गांव के बायोडायवर्सिटी पार्क में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई दिया और इसकी फोटो पर्यावरण प्रेमी कैमरे में कैद करते नजर आए। शिकायत होने पर वाइल्ड लाइफ की टीम हरकत में आई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तेंदुए की दहशत के चलते अब खेतों में जाने से किसानों को डर लग रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान तेंदुए के फुटप्रिंट वन विभाग की टीम को नहीं मिले हैं। हम लेपर्ड पकड़ने की कोशिश में हैं और अभी भी आपके सामने खड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं। हमने पूरा एरिया छान रहे हैं और वो भी छानेंगे बाद में। किसान अपने खेतों में ग्रुप के साथ पहुंच रहे हैं। हाथ में सुरक्षा के लिहाज से लाठी डंडे लेकर घूम रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने 3 जनवरी के आसपास पहली बार तेंदुए को यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के जंगल में देखा था। खेतों के आसपास तेंदुआ दिखाई देने की बात लगातार बायोडायवर्सिटी पार्क के अधिकारियों को वो बताते रहे, लेकिन किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। डीडीए का ऑफिस है, उन्होंने इस पे इतना एक्शन लिया था कि उस पे बोर्ड लगा दिए गए थे सावधानी के। मतलब बार-बार सूचना देने के बाद बायोडायवर्सिटी पार्क में कोई नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं जब भी हम उनको इतला देते हैं, कहते हैं कि हमें फोटो दिखाओ या वीडियो दिखाओ। इससे पहले भी यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में साल 2016 में तेंदुआ देखा गया, जिसे सुरक्षित रेस्क्यू कर चिड़ियाघर भेज दिया गया था। वहीं एक बार फिर तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों के अंदर डर बना हुआ है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। खासकर इजरायल की तरफ से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले और ईरान का बारूदी बदला बेहद संवेदनशील और खतरनाक है। वहीं इन दोनों देशों के बीच एटॉमिक वॉर की आशंका तब और बढ़ जाती है जब इस जंग में बाकी परमाणु शक्ति वाले देश दस्तक देने लगते हैं। क्योंकि जिस तरह नेतन्याहू ईरान को खत्म करने की कसम खा चुके हैं, चुन चुनकर ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला चुके हैं, मोसाद के लड़ाके को नेतन्याहू नए मिशन पर भेज चुके हैं। ऐसे में ईरान इस घातक प्लान से निपटने के लिए सहयोगी देशों की तरफ देख रहा है और ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। जिस स्पीड से ईरान पर हमले हो रहे हैं, उसी स्पीड से ईरानी फौज इजराइल में विध्वंसक मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। लेकिन इस ड्रोन और मिसाइल अटैक से इतर ये जंग परमाणु युद्ध की तरफ शिफ्ट होने लगा है। इजराइल के समर्थक देशों की बात करें तो अमेरिका के पास 5044 परमाणु हथियार हैं, यूनाइटेड किंगडम के पास 225 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं। वहीं ईरान के समर्थक देश रूस के पास 5580 परमाणु हथियार हैं, चीन के पास 410 परमाणु हथियार हैं और उत्तर कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु हथियार हैं। हालांकि अमेरिका और चीन को छोड़कर बाकी देश अब तक खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन जब बात मरने और मराने की हो, दुनिया के नक्शे से एक दूसरे को मिटाने की हो, फिर नौबत परमाणु जंग की भी आ सकती है, जिसका असर दुनिया पर बेहद घातक होगा और आसपास के मुल्क भी इसकी जद में आ जाएंगे। ईरान पर इजराइल की स्ट्राइक लगातार जारी है। 5 दिनों से हो रही बमबारी से पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा है। न ईरान झुकने को तैयार है और न ही इजराइल पीछे हटने के लिए तैयार है। खामेनेई के टॉप कमांडर्स को नेतन्याहू चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट आईडीएफ के फाइटर जेट जो हैं वो ईरान के खुफिया और सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला रहे हैं। पिछले 5 दिनों में खामेनेई का दूसरा कमांडर भी आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में ढेर हो गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने बड़ी कार्रवाई में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी अली शादमानी को ढेर कर दिया।
अली शादमानी ईरानी सेना के इमरजेंसी कमांडर थे और हाल ही में उन्हें पूरी सेना की कमान सौंप दी गई थी। 4 दिन पहले ही अली शादमानी ने मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ली थी, क्योंकि बीते शुक्रवार को मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की इजरायली हमले में मौत हो गई थी। यानी 5 दिन के भीतर खमीनी के 2 टॉप कमांडरों को इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सेना प्रमुख अली शादमानी की मौत ईरान की सेना के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से खमीनी के करीबी थे और सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ ईरान के युद्ध योजनाओं को लीड कर रहे थे। दरअसल ईरान के खिलाफ इजराइल ताकत के साथ तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहा है और इसीलिए दिनों दिन तेहरान पर हमला घातक होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैकिंग तकनीक के जरिए ईरान के सैन्य कमांडरों को निशाना बना रहा है। ये दावा ईरानी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज ने किया है, जो IRGC से जुड़ी मानी जाती है। अब ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च हो चुका है और इस ऑपरेशन में ईरान की तरफ से इजराइल पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं और इसकी संख्या 500 के पार है। ये हमला इजराइल के हालिया हवाई हमलों के जवाब में शुरू किया गया और टारगेट पर तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम जैसे प्रमुख इजरायली शहर शामिल हैं। इस हमले में ईरान का दावा है कि एक स्टील्थ ड्रोन ने इजराइल की लंबी दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। हालांकि इजराइल ने अभी तक इन ड्रोन हमलों से हुए नुकसान की पूरी जानकारी साझा नहीं की है। वैसे इजरायली सेना इस ड्रोन हमले का करारा जवाब दे रही है। 100 से अधिक ईरानी ड्रोनों को रोक लिया गया, लेकिन कुछ हमलों ने हाइफा और तेल अवीव में खूब तबाही मचाई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल के एक हमले के जवाब में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन से एक साथ अटैक करने का ऑर्डर दे चुके हैं, जिसमें इस ऑपरेशन के दौरान 550 ड्रोन से अटैक किए गए, जिसे रोकना इजराइल के लिए इतना भी आसान नहीं था। ईरान जिस पाकिस्तान का नाम लेकर परमाणु हमले का दावा कर रहा था, अब जरा हकीकत भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान से इजराइल की दूरी है 3000 किलोमीटर और पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल है शाहीन 3 और शाहीन 3 की मारक क्षमता सिर्फ 2700 किलोमीटर ही है। ऐसे में पाकिस्तान चाहकर भी इजराइल पर हमला नहीं कर पाएगा, यानी पाकिस्तान का मिसाइल इजराइल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो फिर पाकिस्तानी न्यूक्लियर हमला करेंगे कैसे? दूसरी तरफ इजराइल के पास है जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल 3। जेरिको मिसाइल 3 की क्षमता है 6500 किलोमीटर और यही नहीं, जेरिको आवाज की गति से हमला करने में सक्षम है, जिसका मतलब है कि इजराइल आधे घंटे में पाकिस्तान को साफ कर सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज के सिपहसालार असीम मुनीर को बेइज्जती कराने की ऐसी लत लगी है कि अब वो अमेरिका में भी अपनी भद्द पिटवाने पहुंच गए हैं। असीम मुनीर के अमेरिका के बुलावे पर वॉशिंगटन पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। वॉशिंगटन में दर्जनों पाकिस्तानी अमेरिकियों ने जनरल असीम मुनीर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! Shame on you! Shame on you! पाकिस्तानियों ने अमेरिकी सेना परेड के दौरान मुनीर का विरोध जताया और उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। Shame on you, Asim Munir! Shame on you! I have freedom of speech. Gidar, gidar, gidar! Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! पाकिस्तानियों ने आसिम मुनीर के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला और उसे इस्लामाबाद का कातिल तक कह डाला। आसिम मुनीर इस्लामाबाद का कातिल! इस्लामाबाद का कातिल! ओ कातिल! पाकिस्तानी का कातिल! पाकिस्तानी का कातिल! दरअसल इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य अमेरिकी नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान में सेना की भूमिका और लोकतंत्र पर उसके प्रभाव की ओर आकर्षित करना था। साथ ही अमेरिका की धरती से पाकिस्तानी आवाम ने दुनिया को ये संदेश भी दिया है कि पाकिस्तान के लोग सेना के अत्याचारों के खिलाफ हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक युवक का नदी किनारे तफरी करना महंगा पड़ गया। उसको रावी किनारे घूमने गया ये शख्स अचानक नदी में जा गिरा। पानी के तेज बहाव की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। बाहर निकलने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। एक तरफ पानी में तेज बहाव था, दूसरी तरफ तीखी चट्टानी ढाल। सुदेश कुमार ने हाथ पांव तो मारे, लेकिन वहां मौजूद परिस्थितियों के आगे वो बेबस था। कामयाब नहीं हुआ तो नदी के बीच में मौजूद ऊंची चट्टान पर किसी तरह से जा पहुंचा और मदद का इंतजार करने लगा।
इस बीच घर वालों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जहां पर सुबोध मौजूद था वो जगह बेहद खतरनाक थी। उस पर चट्टानों से टकराती नदी की तेज लहरों की आवाज से वो बुरी तरह से डरा हुआ था। रेस्क्यू टीम ने रस्सी युवक की ओर फेंका, तब भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। स्थानीय लोगों और टीम की ओर से हौसला अफजाई करने के बाद सुबोध ने हिम्मत दिखाई और रस्सी का एक छोर पकड़कर पानी में छलांग लगा दी। दूसरी तरफ मौजूद टीम के सदस्य अलर्ट मोड में थे। सुबोध की छलांग लगाते ही उन्होंने फुर्ती से पकड़ लिया। रावी के बीच भंवर में फंसा सुबोध अब बाहर आ चुका था। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुजरात के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद निचले इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। बोटाद में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हर तरफ सिर्फ सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए। देखिए, बारिश के बाद सड़क पर नदी बह रही है। बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और पानी सड़कों के ऊपर तक बहने लगा। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़कें पार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ और दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई जिलों में इस समय भारी बारिश से हालात बेकाबू हैं। भावनगर और बाटोद समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे हालात में एक बुजुर्ग भावनगर की एक नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे और तभी बुजुर्ग तेज बहाव में बहने लगे। एक पल के लिए लगा कि बुजुर्ग की जान बचना अब नामुमकिन है, लेकिन इस दौरान बुजुर्ग के हाथ में एक पेड़ की डाल आ गई और उसके सहारे बुजुर्ग खुद को बचाने में कामयाब हुए। ये देखिए, एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये बुजुर्ग देखिए किस तरीके से बेकाबू इस पानी के बहाव में बहता हुआ चला जा रहा है और ये एक करिश्मा है, एक चमत्कार है कि उसके हाथ में एक डाली आ जाती है और वो अपनी जान बचाने में कामयाब होता है। Zee News.